अरे नीरज भाई कैसे हो? बस भाई ठीक हूँ। आज कैसे इतने दिन बाद ठेले पर आना हुआ? बस भाई कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर गांव चला गया था और कल ही आया था, और आज बच्चों ने बोलकर भेजा है कि शाम को घर आते वक्त मैं उनके लिए तुम्हारे तवा चिकन और रोटी लेकर आऊं। भाई बड़े दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाए हुए। क्यों नहीं भाई, जरूर लेकर जाओ। कितनी प्लेट पैक करनी है? 3 प्लेट पैक कर दो नीरज भाई बस। और फिर नीरज 3 प्लेट तवा चिकन रुमाली रोटी पैक कर देता है, जिसे लेकर वो आदमी घर चला जाता है। पाल चौक पर 2 ठेले लगते थे। नीरज चिकन और रुमाली रोटी बेचता था और गौरव कबाब और चिकन सूप बनाकर बेचता था। नीरज के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी और गौरव के ठेले पर बहुत कम लोग कबाब और सूप पीने आते थे, और जो लोग थोड़े बहुत खाकर भी जाते उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता, जिससे उसकी बिक्री बहुत कम होती थी। फिर एक दिन गौरव मन ही मन सोचने लगता है, ऐसा क्या है इसकी तवा चिकन और रुमाली रोटी में जो सब लोग इसके यहीं पर खाना पसंद करते हैं? और सिंपल सी तवा चिकन और रुमाली रोटी तो होती है इसकी, वो भी बिना बटर लगी हुई, और लोग फिर भी इसके ठेले पर जाना पसंद करते हैं। और एक मैं कबाब में कितना भी बटर लगा लूं, कितना भी अच्छे से सूप बना लूं, लेकिन लोग फिर भी मुझे गालियां ही सुना कर जाते हैं। कुछ तो राज है इसकी तवा चिकन रुमाली रोटी में, और मुझे वो पता लगाना ही होगा। और ऐसे ही नीरज का ठेला अच्छा चलता रहा और गौरव का काम ठप होता चला गया। ये देखकर गौरव अंदर ही अंदर उससे जलने लगा। और फिर एक दिन नीरज किसी काम से कहीं गया हुआ था, तो उस रोज वो अपनी पत्नी सरगी को ठेले पर बिठाकर चला गया। शाम को नीरज को लौटने में देर हो गई। हे भगवान, ये ग्राहक आने शुरू भी हो गए और नीरज अभी तक आए नहीं, और मैं उनके आने से पहले किसी को तवा चिकन रुमाली रोटी भी नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ भी सामान बेचने से मना किया हुआ है। सरगी को देखकर गौरव समझ रहा था कि कुछ न कुछ बात तो है जो सरगी के चेहरे पर इतनी चिंता है, और फिर गौरव उस पर लगातार नजर रखता गया। थोड़ी देर बाद ही नीरज हाथ में एक काले रंग की पन्नी लेकर लौटा और सरगी के कान में कुछ कहकर उसको वो काला पानी दे देता है। और सरगी नीरज से कहती है, इतनी देर कहाँ लगा दीजिए, ग्राहक आ गए, वो कब से आपका इंतजार कर रहे थे, और आपने मुझे उन्हें सामान देने से भी मना किया था। ये बातें करने का समय नहीं है सरगी। अब इस पिन्नी से ये जादुई पाउडर निकालकर इस तवा चिकन में डाल दो। सरगी जल्दी से काली पन्नी खोलती है और उसके अंदर जो पाउडर होते हैं उसको चिकन में डाल देती है और फिर सबको देना शुरू करती है। एक तो मैं यहाँ अकेली थी, ऊपर से ग्राहकों की भीड़, और फिर गौरव की गंदी नजर। लेकिन तुम जानती हो ना कि अगर मैं नहीं जाता तो हमारी ग्राहकी कम हो जाती। जो भी कमाल है इस पाउडर का, अब इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। और ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया और उनकी खूब अच्छी आमदनी होने लगी, जिससे वो लोग झोपड़ी से पक्के मकान में आ गए। लेकिन उनका ये राज किसी को पता नहीं था कि कुछ ही साल में उनकी आमदनी इतनी अच्छी कैसे हो गई। अरे सुनिए, अब आप जल्दी जाइए और वो जादुई पाउडर ले आइए, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। उस रोज भी नीरज पाउडर लेने चला जाता है। दरअसल वो एक जादुई पाउडर उस तवा चिकन में डालता था, जिससे उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी और उसका स्वाद लाजवाब हो जाता। लेकिन उस रोज गौरव उसका पीछा करने लगता है। आज तो मैं इसका राज पता लगा कर ही रहूंगा। यही वो समय है जब नीरज रोज कहीं जाता है और फिर लौटकर सरगी के हाथ में कोई काली पन्नी लाकर देता है। फिर गौरव नीरज का पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, पर नीरज गौरव के हाथ नहीं आ पाता और नीरज गौरव से काफी आगे निकल जाता है, जिससे गौरव थक कर बीच रास्ते में ही अपने ठेले पर आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद नीरज फिर एक काली पन्नी लेकर आता है और सरगी को तवा चिकन में जादुई पाउडर डालने को कहता है। लेकिन दूर खड़ा गौरव उस रोज ये सब देख लेता है। अच्छा तो ये बात है, अब तो रात में इसका ये जादुई पाउडर चुरा कर ही रहूंगा। सरगी को वो पाउडर छुपाते हुए गौरव देख लेता है और मौका मिलते ही वो ये पाउडर चुरा लेता है। और अगले दिन वो अपने कबाब और सूप में वो जादुई पाउडर मिलाकर लाता है और मन ही मन बड़ा खुश होता है। आज देखता हूँ कैसे मेरे कबाब नहीं बिकते। आज तो सारे के सारे कबाब और सूप बेच कर रहूंगा। लेकिन गौरव के कबाब में जादुई पाउडर डालने से भी ऐसा कोई जादू नहीं हुआ जिससे उसके ठेले पर ग्राहक आए और उसकी बिक्री हो। 2-4 ग्राहक आए भी तो वो भी नाराज हो गए। अरे ये क्या, तेरे कबाब खाती मेरे मुंह में झाग कैसे निकलने लगा? अरे ये तो सब बेकार है। छी, कितना बेस्वाद है, कितना बेकार है ये तो। मैं तो कहता हूँ मारो इसे, अरे मारो, न जाने क्या मिलाकर हमें खिला रहा है ये। अब गौरव बुरी तरह से डर गया। ग्राहक उसे चप्पलों से मारने लगे। मुझे छोड़ो, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब उसका ठेला हमेशा के लिए बंद हो गया और गौरव को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा नीरज पर। एक दिन वो नीरज के घर जाता है। अरे भाई नीरज, एक बात तो बता यार, ऐसा क्या मिलाता है तू अपने तवा चिकन रुमाली रोटी में जो लोग मेरे ठेले पर नहीं आते?
तेरे ही ठेले पर आते हैं, और मैं कितना भी अच्छे कबाब बना लूं तब भी लोग मुझे खरी खोटी ही सुनाकर चले जाते हैं। कौन सा काला जादू करता है तू जो लोग तेरे ही ठेले पर आते हैं? मेरा तो काम धंधा सब बंद हो गया, मुझ पर तो पैसे का अकाल पड़ गया। मेरे बीवी बच्चों के तो भूख के मारे मरने की नौबत आ गई रे। जो पैसे थे वो सब खत्म हो गए। जी तो चाह रहा है अपने परिवार के साथ कूद कर आत्महत्या कर लूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोल गौरव भाई। अरे ये तो अपने अपने हाथों का स्वाद है। अब लोगों को मेरे हाथों का स्वाद अच्छा लगता है तो बस वही बात है। और ये मरने वाली बातें मत करो। सरगी, इसको अंदर से कुछ पैसे लाकर दे दो, ये राशन भरवा लेगा। और हाँ, तुम भी थोड़ी और मेहनत करो, क्या पता तुम्हारा काम धंधा भी अच्छा चल पड़े। लेकिन आपने तो कोई जादू के बारे में कहा ना, कोई जादू नहीं है, तुम बेकार की बहस मत करो। और इतना सुनकर गौरव अपने घर आ जाता है और फिर मन ही मन कहता है, कोई ना कोई तो जादू है इस नीरज के पास, लेकिन ये अब भी मुझे कुछ नहीं बता रहा। ये रोज कहीं ना कहीं पर जाता है, लेकिन कुछ दूर जंगल में जाने के बाद न जाने कहाँ ओझल हो जाता है और फिर काली पिन्नी लेकर आता है। लेकिन जब मैंने वो जादुई पाउडर डाला था तब तो मेरे कबाब और भी बेकार हो गए थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कोई ना कोई राज तो छिपा है इन सब के पीछे। उस रोज गौरव सुबह से ही उसकी ताक में बैठा था और वो उसका पीछा करते करते उस जंगल तक पहुंच गया। जंगल के बीचों बीच वो उसे एक बंद कोठरी के अंदर जाता देखता है, जहाँ एक ओखली होती है जिसमें वो मसाले कूट कर उस काली पिन्नी में भर लेता है। गौरव उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अच्छा, तो ये है तेरा वो राज, वो काले जादू का कमाल। तुम अपने ठेले पर लोगों को बुला बुला कर भीड़ लगवाते थे। नीरज गौरव को वहाँ देखकर भयभीत हो गया और गौरव से बोला, अरे गौरव, तुम यहाँ कैसे? मैं तो बस ऐसे ही आया था। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे इस राज को जानने के चक्कर में था। एक बार तो पीछा भी किया था, पर उस दिन तो तुम बच गए, पर आज नहीं बचोगे। आज सच बताना ही पड़ेगा तुमको। अब बस भी करो, कितना छुपाओगे? इस राज को मुझे भी बताओ। अब ऐसा क्या है इस ओखली में जो तुम यहाँ आकर मसाले कूट रहे हो? ओखली तो तुम्हारे घर भी है। ज्यादा पूछने पर नीरज उस ओखली के राज को गौरव को बता देता है। ये घर एक बूढ़ी अम्मा का था और उनको तवा चिकन रुमाली रोटी बहुत पसंद थी। वो अक्सर मेरे ठेले पर खाने आती थी, पर एक दिन उनकी मौत हो गई और मरते समय उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया, जब तू मेरी ओखली में अपना तवा चिकन रुमाली रोटी के लिए मसाले कूट कर ले जाएगा, तब से तेरा ठेला बहुत अच्छा चलेगा और तेरे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ ही भीड़ रहेगी और एक दिन तू इतना अमीर बन जाएगा कि अपनी खुद की दुकान खोल लेगा। बस यही सच था। मैं यहाँ डेली मसाला कूट कर ले जाता हूँ और जाकर तवा चिकन रुमाली रोटी में डाल देता हूँ, जिससे मेरी बिक्री बहुत अच्छी होती है और मेरा तवा चिकन रुमाली रोटी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। बस यही अम्मा का जादू है। पर एक दिन जब तुम मसाला लेकर आए थे तो कुछ बचा हुआ मसाला मैं चुरा कर ले गया था और अपने कबाब में डाल दिया था, पर लोगों ने फिर भी मुझे खरी खोटी सुनाई और मारा भी। तभी से मेरा ठेला ही बंद हो गया। थोड़ी देर बाद उस कोठरी में रखी ओखली में से एक हंसती हुई बूढ़ी औरत की आवाज आई। अरे क्या हुआ गौरव, तेरे कबाब का टेस्ट नहीं बढ़ा था क्या? पता है क्यों? क्योंकि तू लालची है, लालची, और एक नंबर का कंजूस इंसान है। इसीलिए तेरे कर्मों का फल तुझे मिल रहा है। तूने कभी भी भूखे को खाना नहीं खिलाया और हमेशा उनको डांट कर भगा दिया करता था। और एक दिन मैं भी तेरी दुकान पर आई थी, जिसे तूने डांट कर भगा दिया था, और नीरज ने मुझे चिकन रुमाली रोटी खिलाई थी और उस समय मैं तुम्हें श्राप देकर चली गई थी और नीरज को आशीर्वाद देकर। बस यही बात है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है और नीरज को उसके कर्मों का फल मिला। ये कहने के बाद फिर वो बूढ़ी अम्मा एकदम से गायब हो गई। गौरव को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने नीरज से माफी मांगी और नीरज ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। अब गौरव कभी उससे ईर्ष्या नहीं करता। नीरज का काम और भी अच्छा चलने लगा। गोवा के एक छोटे से गांव में गरीब मछुआरा मनोज अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। मनोज की मछली बिकने से ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। गांव भर में वो काफी मशहूर था क्योंकि वो अक्सर ताजा मछली ही बेचा करता था। घर का काम निपटाकर कभी कभी ममता भी उसके साथ बाजार आ जाती थी और साथ में मछली बेचती थी। दोनों पति पत्नी थोड़े में भी काफी खुश थे। एक रोज मनोज मछली पकड़ने समुद्र की ओर जाता है और जाल डालकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। उस रोज तेज बारिश भी हो रही थी। उसका सारा जाल पल भर में ही भर गया। वाह वाह, आज तो ऊपर वाले की अच्छी खासी मेहरबानी हो गई मुझ पर। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर उसी गांव का दूसरा मछुआरा आलोक भी आ जाता है, लेकिन मनोज के जाले को देखकर वो बुरी तरह जल भुन जाता है।
सारी मछलियाँ तो ये मनोज पकड़ लेता है। काश थोड़ा जल्दी सोकर उठ जाता तो ये सब मछलियाँ मेरे जाल में होती। दरअसल आलोक बड़ा ही आलसी और कामचोर था। वो रोज देर तक सोया रहता, जिस कारण बाकी मछुआरे वहाँ पर आ जाते और मछलियाँ भर कर ले जाते, जबकि आलोक रोज देर से आता, जिस वजह से उसे बहुत ही कम और छोटी छोटी मछलियाँ मिलती थी। इसीलिए उसकी कम कमाई होती थी, जबकि मनोज अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी समुद्री मछली। अरे यहाँ आइए और ताजा ताजा मछलियाँ ले जाइए, एकदम खरी मछली। आइए आइए। यार आलोक ये कैसी मछली बेचता है, एकदम छोटी छोटी बच्चा मछली, इसका तो कोई स्वाद ही नहीं होता है। मछली खानी है तो मनोज भाई की खाकर देखो, क्या कमाल की मछली होती है। आप सच कह रहे भाईजान। इसी तरह एक एक कर ग्राहक उसके पास ही आते हैं और मनोज की मछलियाँ 2 घंटे में ही बिक जाती हैं। अरे वाह, आज तो कमाई तो बाकी सब दिनों से ज्यादा है। आज तो घर जाकर ममता से कहूँगा मछली के पकौड़े बनाने को। एक तो ये धीमी धीमी बारिश और ऊपर से मछली के पकौड़े, वाह फिर तो मजा ही आ जाएगा। घर आकर मनोज अपनी पत्नी को फिश पकौड़े बनाने को कहता है। ममता बड़ी ही स्वादिष्ट फिश पकौड़े बनाती थी, उसके हाथों में गजब का स्वाद था। ठीक है जी, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में फिश पकौड़े बना कर ले आती हूँ। वो दोनों पति पत्नी अपनी गृहस्थी में काफी ज्यादा खुश थे। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, जिसमें समुद्र में खूब सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं। मनोज बहुत सारी मछली पकड़कर घर में एक छोटा सा तालाब बनाकर इकट्ठा कर लेता है। अब देखना ममता, अगले कई दिनों तक हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले कई दिनों तक हम यही मछलियाँ बेच बेच कर पैसे कमाएंगे और अब बरसात बिताने तक मुझको नदी पर नहीं जाना पड़ेगा। इसे ही बेचकर गुजारा चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा सुनिए, मैं पड़ोस की नीलम के साथ दूसरे गांव जा रही हूँ, उसके भाई के यहाँ उसको कुछ काम है। अच्छा ठीक है, मैं भी बाजार जा रहा हूँ मछली बेचने। उस रोज भी मनोज रोज की तरह अच्छी कमाई करके लौटता है, लेकिन रास्ते में आलोक कुछ गुंडे भेजकर उसका एक्सीडेंट करवा देता है। अब आलोक बड़ा खुश होता है। ससुर का नाती बहुत नोट छाप रहा था मछलियाँ बेचकर, अब सबके सब लोग मुझ मछुआरे से ही मछलियाँ खरीदेंगे। जैसे ये बात गरीब ममता को पता चलती है, वो जल्दी से अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हुआ है कि इनकी रीढ़ की हड्डी पसली टूट गई है और ऑपरेशन करना होगा, जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। लेकिन मैं गरीब, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? आपको पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा, नहीं तो तब तक इनको ऐसे ही बिस्तर पर रहना होगा, और जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता इसे घर ले जाइए। ममता उसे लेकर घर आ जाती है। फिर अगले दिन से ही ममता बाजार में मछली बेचने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन आलोक गुस्से में उससे कहता है, अरे ओ खबरदार, अगर तूने इस बाजार में मछली बेची समझी ना, तेरे चलते मेरा धंधा चौपट हो रहा है। कल से तू यहाँ दिखी ना तो देख लेना, ठीक नहीं होगा। आलोक उसे गुस्से में वहाँ से भगा देता है। उदास होकर ममता वापस जाने लगती है। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं है मछली बेचने के सिवाय। तभी ममता बाजार में खाने पीने का ठेला देखती है। इस बाजार में खाने पीने के ठेले कितने अच्छे चल रहे हैं, फिर तो मैं भी अपने फिश पकौड़े बनाकर बेच सकती हूँ, और मैं बनाती भी बहुत अच्छे हूँ। अगर मैं भी उन्हें बनाकर बाजार में बेचूं तो शायद गुजारे के लायक पैसे हो जाएंगे। अगले दिन सुबह उठकर ममता ढेर सारी सुगंधित मसाले तैयार करती है और बढ़िया फिश पकौड़े बनाकर बाजार में बेचना शुरू करती है। फिश पकौड़े खा लो, गर्मा गर्म फिश पकौड़े, आओ आओ, तीखी मसालेदार फिश पकौड़े हरी चटनी के साथ सिर्फ 40 रुपए प्लेट। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे वो फिश पकौड़े वाली, जरा लगा दो 1 प्लेट। गरीब ममता फटाफट से प्लेट में गर्मा गर्म फिश पकौड़े डालकर देती है, जिसे खाने के बाद अरे वाह, मजा ही आ गया। ऐसे कमाल के फिश पकौड़े तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। तभी दूसरा आदमी उसके पास आता है। अरे तो मुझको भी लगाना 1 प्लेट। जी बस अभी देती हूँ भैया जी। दूसरा ग्राहक भी जैसे ही फिश पकौड़े खाता है तो उंगलियां चाटता रह जाता है। तुम्हारे फिश पकौड़े तो सबसे अच्छे हैं, इसने तो होटल के खाने को भी फेल कर दिया है। लोगों को गरीब फिश पकौड़े वाली की प्रशंसा करते देखकर आलोक जल भुन उठता है और वो अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। अरे ओ भाई, ये 1 नंबर की ठग औरत है, इसके फिश पकौड़े बिल्कुल मत खाओ, ये बासी मछलियों से बनाती है। नहीं नहीं, आप इनकी बातों में मत आइए, ये सच नहीं है। वो रोते हुए अपनी पूरी सच्चाई का सबूत देती है। आप सब इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, आप सब चलकर मेरे घर पर देख सकते हैं। मैं एकदम ताजा और जिंदा मछली पाल कर ही उसे फिश पकौड़ी बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। ये आदमी झूठा है, ये बस मुझ गरीब को और परेशान करके मेरी जिंदगी में तूफान लाना चाहता है। शायद ये सही बात है, ये मछुआरा ही झूठा है। एक तो ये बेचारी 40 रुपए में हमारा पेट भर मछली पकौड़े हमको खिला रही है। बाजार में सभी गरीब ममता का साथ देते हैं, क्योंकि इतने दिनों में सबको उसके बारे में पता चल चुका था।
अब ममता बिना किसी डर के रोज बाजार में अच्छे से मछली के पकौड़े बनाकर बेचती है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी तक उसके पास में अपने पति का ऑपरेशन करवाने के पैसे जमा नहीं हो पाते, इसीलिए वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए कहती है, इतने वक्त से मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन कुछ सफलता नहीं दिखाई दे रही। ऐसे कब तक मैं पैसे जमा करूंगी और कब जाकर मैं अपने पति का इलाज करवाऊंगी। मुझे फिश पकौड़े का दाम बढ़ा देना चाहिए पर ग्राहक भड़क न जाए। वो इसी असमंजस में होती है कि वो फिश पकौड़े बनाने के लिए मछलियां काट रही होती है। तभी उसे एक मछली के पेट में से चमकती हुई चीज मिलती है। अरे वाह, ये तो कोई कीमती मोती लगता है, लेकिन ये इस मछली के पेट में कैसे आ सकती है? ये समुद्र की गहराई में गई हो जहाँ मोती होते हैं और ये महंगा मोती मुझे मिलना भगवान की इच्छा था। इसे बेचकर मैं अपने पति का इलाज करवा पाऊंगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब वो मोती लेकर सुनार के पास जाती है जो कि बहुत कीमती होता है। उसे बेचकर उसे बहुत पैसा मिलता है, जिससे वो अपने पति का इलाज करवाती है और दोनों पति पत्नी आखिर में साथ मिलकर फिश पकौड़े का अपना ढाबा भी खोल लेते हैं।